जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हिंदी में काव्य शास्त्र से संबंधित अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं इस क्लास में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है 4 बजे। और हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की PDF है, मात्र 100 रुपए में मिल जाएगी। जिनके लिए परचेस करना है, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। और आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संरचनावाद का जनक माना जाता है। किसके लिए माना जाता है? प्लेटो के लिए, सस्यूर, अरस्तु या फिर लेवी स्ट्रॉम। बताइएगा, चयन करिएगा। 50वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा। संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है? 50 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का सही आंसर है सास्यूर। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। सास्यूर जो है स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद थे। और संरचनावाद मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान यानी कि संकेतों की एक प्रणाली और सहजता से परस्पर संबंधित भागों की एक पद्धति के अनुसार तत्वों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 51 कि भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। रामायण में, नाट्य शास्त्र में, अष्टाध्यायी में, साहित्य दर्पण में। क्या होगा सही आंसर? बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है नाट्य शास्त्र में, उनका यहाँ पर सही आंसर है। और इसकी रचना किन्होंने की है? भरत मुनि ने। और इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ की 6 एवं 7 अध्याय में रस और भाव का वर्णन है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम छांटिएगा। क्वेश्चन नंबर 252 में आप सभी के लिए चयन करना है। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम बताना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 52 में सही आंसर होगा? चयन करना है आप सभी के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। सबसे पहले प्लेटो, फिर अरस्तु और फिर उनके बाद सिकंदर। ये जो है सही अनुक्रम होगा। प्लेटो के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु कौन थे? सिकंदर थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 53वां क्वेश्चन है। रोएक किस ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं? 53 में चयन करना है। रोएक किस ग्रंथ के रचयिता है? काव्य अलंकार, अलंकार सर्वस्व या फिर कुवलयानंद या फिर काव्यादर्श। 253 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रोएक किस ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर इनका ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व। कौन सा ग्रंथ है? अलंकार सर्वस्व। याद रखिएगा, अलंकार सर्वस्व ग्रंथ है, इन्हीं का माना जाता है। काव्य अलंकार जो ग्रंथ है ये भामय का ग्रंथ माना जाता है। कुवलयानंद जो है अप्पय दीक्षित और काव्यादर्श जो है दंडी जी का ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? ध्वनि के त्रिविध प्रकार जो हैं वह कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप सभी के लिए 54 में चयन करना है। बताइएगा, सभी के कमेंट देखते जा रहे हैं। क्वेश्चन 54 यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ए वाला विकल्प आपका सही आंसर है, यानी कि वस्तु, अलंकार और रस। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। ध्वनि के त्रिविध प्रकार वस्तु, अलंकार, रस है। ध्वनि का वर्गीकरण आनंदवर्धन द्वारा किया गया है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 55 में। तो आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है नाट्य शास्त्र।
नाट्य शास्त्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये पूछा गया था कि गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम कौन सा है, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। देखिएगा प्लेटो जो है, प्लेटो ये अरस्तु के गुरु थे, और अरस्तु प्लेटो जो है, प्लेटो ये अरस्तु के गुरु थे, और अरस्तु जो है अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। इस प्रकार हमने उल्टा बताया, इस प्रकार जो है सही आंसर होगा कि प्लेटो अरस्तु के गुरु थे और अरस्तु गुरु थे किनके, सिकंदर के गुरु थे। तो इस प्रकार देखिए सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो। इस प्रकार यहाँ पर सही आंसर था ये वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 56वां क्वेश्चन है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प और विज्ञान से नहीं है। भाई एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है, यह कथन किसका माना जाता है। 56 में आप सभी के लिए चयन करना है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। क्या होगा आप सभी का सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 56 में जयशंकर प्रसाद यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, जयशंकर प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महादेवी वर्मा ने लिखा कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मनुष्य कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। ये कौन कहता है, डॉक्टर नगेंद्र। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में चयन करना है, बताइए 57 में आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर है। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का सही आंसर है आनंद वर्धन जी की रचना मानी जाती है। आनंद वर्धन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आनंद वर्धन। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है। इनमें से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है, 58 में चयन करिएगा। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रबंध वक्रता या शब्द वक्रता, चयन करिएगा। क्या है आप सभी का सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है वक्रोक्ति का भेद नहीं है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा शब्द वक्रता। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शब्द वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है, बाकी के जो है वक्रोक्ति के भेद दिए गए हैं। 59वां क्वेश्चन है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, यह कथन किसका है, बताइएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 259 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। ये किनका कथन माना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कथन है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, वॉल्टेयर। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, वॉल्टेयर का ये कथन माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 60 दिया है। मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है, बताइए 4, 2, 3 या फिर 6, चयन करिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 3 प्रकार। 3 आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है। मौलिक रूप से व्यंजना के 3 प्रकार होते हैं। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रीति, तो उसे व्यंजना कहते हैं। इसके 3 प्रकार, अभिधा मूलक शाब्दिक व्यंजना और लक्षण मूलक शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, 61वां क्वेश्चन है कि लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते शंख ध्वनि झंकार, इनमें जो है कौन सा काव्य दोष है, काव्य दोष बताना। 261 में चयन करना है कि लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते शंख ध्वनि झंकार, इनमें कौन सा काव्य दोष है। काव्य दोष आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, 261 में चयन करना है कि लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते शंख ध्वनि झंकार, इनमें कौन सा काव्य दोष है। काव्य दोष आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर।
अयार्थ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अयार्थ, अयार्थ आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ अयार्थ काव्य दोष होता है, यथार्थ, यथार्थ के अभाव में दोष होता है। अयथार्थ है यहाँ पर, अयथार्थ, अयथार्थ होगा, अयथार्थ जो है सही आंसर है। अयथार्थ, अयथार्थ यहाँ पर जो है काव्य दोष होगा, सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, 262वां क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है। 262 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 262 में क्या होगा सही आंसर, दीपक जी, पंकज जी, दिनेश जी, लवली जी, सीमा जी, क्वेश्चन 262 है, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 10 मानी इन्होंने, किन्होंने 10, आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। भरत मुनि ने काव्य के 10 गुण और 10 दोष बताए हैं। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय दूसरी सती माना जाता है। इन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसी ग्रंथ में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, 4 अलंकार यमक, रूपक, उपमा और दीपक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, कौन सा विनय का भेद नहीं है, नहीं बताना है, भारतीय, वाचिक, आहार या फिर आंगिक। इनमें से चयन करिएगा, क्या होगा आप सभी का सही आंसर। इनमें से अभिनय का भेद नहीं बताना है आप सभी के लिए, कौन सा नहीं है, क्या होगा सही आंसर, कौन सा अभिनय का भेद नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, यानी कि भारतीय, भारतीय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भारतीय अभिनय का भेद नहीं है बल्कि यह नाट्य वृत्ति है। नाट्य शास्त्र मूलतः 4 नाट्य वृत्तियां, भारतीय, साधवती और कैसिकी और आर्भटी। अभिनय के मूलतः 4 प्रकार माने जाते हैं, आंगिक या कायिक बोलते हैं उसी को, और सात्विक, वाचिक और आहार्य। अगला क्वेश्चन है, लक्षणा को कहा जाता है शब्द, शक्ति, रस, छंद, अलंकार। क्वेश्चन नंबर 64 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है लक्षणा को क्या कहा जाता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। सही आंसर क्या होगा, लक्षणा को क्या कहा जाता है, लक्षण क्या है, शब्द शक्ति है, क्या है, शब्द शक्ति। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियां मानी जाती हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 65वां क्वेश्चन दिया गया है। 65 में आप सभी के लिए बताना है कि नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है, क्या कहलाती है। 265 में तो सभी से बन जाएगा, विस्कंभक, चूलिका, प्रवेशक, अंकाश्य, क्या है सही आंसर। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है, ये आप सभी के लिए 265 में चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह कहलाती है चूलिका। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चूलिका। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है, चूलिका सही आंसर होगा। विस्कंभक, विस्कंभक का प्रमुख अर्थ नाटकीय वृत्त में अत्यधिक रूप से विस्तृत क्रियाकलापों अथवा चेष्टाओं का प्रसार रोकना और स्मृति के द्वारा कथा भाग को जोड़कर पुष्ट बनाना है, ये विस्कंभक का मुख्य अर्थ है। और प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है, 266 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। आनंद जी, 266 में प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। पुष्पराज जी, रूढ़ा जो है ये प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया है, 67वां क्वेश्चन है कि व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं, ग्रामत्व या फिर प्रतिकूल वर्णत्व या फिर निरर्थकत्व या फिर च्युत संस्कारत्व। 267 में सही आंसर चयन करना है, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है च्युत संस्कारत्व। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है।
यहाँ पर बताना प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं, कौन कौन से माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 268 में सही आंसर चयन करिएगा। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या है आप सभी का सही आंसर? प्रयोजनवती लक्षणा के भेद बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गौणी और शुद्धा, ये जो है बी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, काव्य का सर्वस्व कहा गया है। काव्य का सर्वस्व कहा गया है ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति या फिर रीति। क्वेश्चन नंबर 269 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। काव्य का सर्वस्व कहा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अलंकार। अलंकार आप सभी का सही आंसर है। काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य मामय हैं और इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। ध्वनि संप्रदाय के आचार्य प्रवर्तक आचार्य कौन है? आनंदवर्धन। वक्रोक्ति के कुंतक और रीति के वामन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 70वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? शब्द शक्ति के 2, 7, 8, 3। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 270 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? अब भी बताया था आप सभी के लिए। 70वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 70 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अविदा, लक्षणा और व्यंजना। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अविदा, लक्षणा, व्यंजना। अविदा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को जो है क्या कहते हैं? अविदा। लक्षणा मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से जिस शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना जब अविदा और लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता है, जब जिस शक्ति द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है तो उस शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? 271 में 12 है, 9, 20, 3। क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया। विशाल जी, छवि शंकर जी, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है 20। आप सभी का यहाँ पर 71 में सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण होते हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति इनका ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पंक्तियों में काव्य गुण बताने, कौन सा काव्य गुण होगा? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, ज्यों खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। 272 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, रजोगुण कौन सा गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, माधुर्य गुण आप सभी का सही आंसर। ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। माधुर्य गुण जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है यहाँ पर सही आंसर होगा। कानों को प्रिय लगने वाला श्रव्य काव्य माधुर्य काव्य कहलाता है, जो माधुर्य गुण का परिचायक होता है। यह गुण श्रृंगार, करुण और शांत जैसे रसों में पाया जाता है। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? किसने माना? 273 में चयन करिएगा। क्या होगा सही आंसर? जयदेव, भोजराज, भरत मुनि, आनंदवर्धन। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 73 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये माना है किन्होंने? आप सभी का सही आंसर है आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन यहाँ पर डी वाला विकल्प है सही आंसर है। आनंदवर्धन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने अपनी ग्रंथ ध्वन्यालोक में आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करते हुए ध्वनि को काव्यात्मा जो है ध्वनि अलंकार स्वीकार किया है। और भरत मुनि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इनका नाट्य शास्त्र है। सरस्वती कंठाभरण भोजराज और चंद्रालोक जयदेव। इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है?
नहीं पूछा, व्यंजना, अभिधा, श्रोता या लक्षणा। 274 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। चयन करिएगा। नीलम जी, प्रमोद जी और आद्या जी, ममता जी, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो आप सभी का सही आंसर है श्रोता, बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर। शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा और श्रोता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर क्या दिया गया है? 75 में आपके लिए बताने हैं अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है, ये आप सभी के लिए बताना है। 275 में सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बताइए। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, लाइक शेयर करते जाइएगा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, अनुभावों विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? रस दोष है। क्या है? रस दोष। आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। रस दोष जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अनुभावों विभावों की कष्ट कल्पना रस दोष है। जहाँ कविता में रस की उत्पत्ति बाधित होती है तो उसे रस दोष कहा जाता है, जबकि समास दोष और पद दोष दोनों का अनुभाव तथा विभाव से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 76 दिया गया है। 76 में आप सभी के लिए चयन करना है उद्धव शतक के हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ कहत सब लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? भाव का अपकर्ष, भाव संधि, भाव उत्कर्ष या फिर भाव सबलता। 276 में आप सभी के लिए चयन करना है। कल्पना जी क्या होगा सही आंसर? प्रमोद जी बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एम एस वर्मा जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर ये उद्धव शतक की निम्न पंक्तियां दी गई हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो रचना है, और यहाँ पर पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? भावोत्कर्ष। विकल्प आप सभी का सी सही आंसर है, भावोत्कर्ष आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर बताना है 277 में कि अर्थ वैमल्यम प्रसादा, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा के साचार्य की आनंदवर्धन, रुद्रट, वामन या फिर दंडी। बताइएगा। अर्थ वैमल्यम प्रसादा यानी कि अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा के साचार्य की ये आप सभी के लिए चयन करना है। 77वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वामन। वामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वामन जो है वामन आचार्य, उन्हीं की परिभाषा मानी जाती है। इन्होंने अपने काव्य ग्रंथ है, अपना ग्रंथ इनका जो वामन का ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में गुणों की चर्चा करते हुए ये परिभाषा दी है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? 5, 10, 5, 4, 17, 9। 278 में चयन करना है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर? चयन करिएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। चयन करना। भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? तो आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? तो आप सभी लोग यहाँ पर 17 बता रहे हैं। 17 जो है लेकिन यहाँ पर आप सभी के लिए बता दें, देखिएगा क्या होगा इसका सही आंसर। भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? इनमें से कोई नहीं वैसे तो देखिए भामह ने 3 प्रकार के दोष माने हैं, सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। इनके अनुसार ये सभी एक दूसरे में समन्वित होकर कुल 11 ही रह जाते हैं। और यहाँ पर आप सभी के लिए बता दें, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर जो है फुल मार्क्स दिए हैं। इस प्रश्न का उत्तर फुल मार्क्स दिए क्योंकि विकल्प में 3 जो है दिए ही नहीं थे। तो भामह ने 3 प्रकार के दोष माने हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? 279 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? बताइएगा, चयन करिएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर।
अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? 79वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो भामह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। भामह आप सभी का सही आंसर है। भामह की प्रसिद्ध कृति जो है काव्य अलंकार है। इनका समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना है और अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हुए कहा है न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ है? ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, साधारणीकरण। 280 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ है, ये आप सभी के लिए बताना है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर, चयन करना है आप सभी के लिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 80 में सभी का सही आंसर होगा ये ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव ध्वनि संप्रदाय के विरोध में हुआ है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। इन्होंने वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा माना है, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक इनका ग्रंथ है। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है, बताइएगा। डॉक्टर गिरीशन, डॉक्टर नामवार सह, अरस्तु, डॉक्टर नगेंद्र। क्या होगा सही आंसर? किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है? 281 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का सही आंसर होगा अरस्तु। क्या है सही आंसर? अरस्तु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अरस्तु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने कवि को क्या माना है? अनुकर्ता माना है, कर्ता, अभिकर्ता या फिर निर्माता? इनमें से चयन करिएगा कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर है। प्लेटो जो है इन्होंने कवि को क्या माना है, चयन करिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और प्लेटो ने कवि को माना है अनुकर्ता। क्या माना है? अनुकर्ता। आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है। जिन्होंने भी विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से 343 ईसा पूर्व है और इन्होंने प्रत्यय जगत को यथार्थ माना है। इन्होंने आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार करने की बात कही है और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी, जिसमें रिपब्लिक इनकी महत्वपूर्ण रचना पूछी जाती है। और प्लेटो का एक प्रसिद्ध कथन पूछा जाता है कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह होती है। ये कथन जो है पूछा जाता है। ब्रेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 283 में चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? 283वां क्वेश्चन है। 83 में चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर होगा, अरस्तु। अरस्तु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। ब्रेचन सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया है। यूनानी में ब्रेचन के लिए कथारसिस शब्द का प्रयोग होता है। अरस्तु का कथन है कि कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय में है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 84वां क्वेश्चन है कि ब्रेचन क्या है? ब्रेचन क्या है ये आप सभी को बताना है। 84 में चयन करना है। ब्रेचन क्या है, चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाइक नहीं किए बहुत सारे लोग, जल्दी से एक बार लाइक भी करते जाइएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। ब्रेचन क्या है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 84वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है मनोविकारों का शुद्धिकरण। मनोविकारों का शुद्धिकरण, बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर 285 में आप सभी के लिए बताना है। 285 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक पूछा गया है आप सभी से, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी सही आंसर है। क्रोचे जो है ये अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जिन्होंने सी वाला विकल्प बताया है उनका सही आंसर है। क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? आत्मवादी है, अनात्मवादी है, प्राणवादी, यथार्थवादी?
286 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा अर्चना जी, बहुत बढ़िया। दीपक जी, मंजू जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पंकज जी, तो आप सभी का यहाँ पर 86 में सही आंसर है आत्मवादी। आत्मवादी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आत्मवादी आचार्य माने जाते हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 87 है, अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? 287 में चयन करना, यूरोपीय, भारतीय, ब्रिटिश, रूसी। राकेश जी, क्या है सही आंसर? अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है, ये बताना है आप सभी के लिए। 87 में विकल्प 1 आप सभी का सही आंसर होगा यूरोपीय। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है यूरोपीय, आप सभी का सही आंसर है। और अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे माने जाते हैं और एस्थेटिका एक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 288 में प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोचे। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है कि काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा। 288 में बताना है। तो लॉन्जाइनस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हाँ दीपक जी, लॉन्जाइनस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लॉन्जाइनस उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व माना है इन्होंने लॉन्जाइनस ने काव्य को। यहाँ पर बताना है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? कॉलरिज, इलियट, वर्ड्सवर्थ या फिर रिचर्ड्स से। 89 में चयन करिएगा। 89 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? दीपा जी, रीता जी, राजन सिंह जी, कि निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये बताना है 89 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है इलियट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इलियट आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इलियट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर दिया गया है, काव्यशास्त्रीय आचार्यों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा। काव्यशास्त्रीय आचार्यों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर है 90 में विकल्प कौन सा होगा सही आंसर? 90 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प। डी वाला विकल्प सबसे पहले वामन, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त और मम्मट। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हाँ लवली जी, वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर अगला, वामन 8वीं सदी और आनंदवर्धन 9वीं सदी, अभिनव गुप्त 10वीं सदी, मम्मट 11वीं सदी, इस प्रकार जो है सही आंसर है। यहाँ पर बताना है नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है, बताइएगा। 291 में चयन करना है, मनोविश्लेषणवाद, उत्तराधुनिकतावाद, मार्क्सवाद या अस्तित्ववाद। 291 में आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। पार्वती जी, अपनी ये बुक है कौन सी, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है, तो अस्तित्ववाद डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अस्तित्ववाद विचारधारा से इनका संबंध है। जर्मनी के दार्शनिक थे, इनका पूरा नाम फ्रेडरिक नीत्शे था। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्रायड को माना जाता है और मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम बताना है। यहाँ पर 92 में चयन करिएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, चयन करिएगा। 292 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम क्या होगा, चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। पाइटेक्स और लिटरेरिया, बायोग्राफिया
बायोग्राफिया और एस्थेटिक द सेक्रेड वुड, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए पोएटिक्स जो है अरस्तु की रचना है, 350 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। और लिटरेरिया बायोग्राफिया जो है कॉलरिज की रचना 1817 और एस्थेटिक क्रोची की रचना 1902 और द सीक्रेट वुड टी.एस. इलियट की रचना 1920। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर 293 में चयन करना है। इनमें से बताइएगा, धर्मपरक, राजनीति या फिर राजनीतिक या कलापरक या फिर अर्थपरक। 293 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किस अर्थों में की है, कूट दिए गए हैं, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है ए और सी, धर्मपरक और कलापरक। धर्मपरक और कलापरक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 94, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ है, ना न्याय है और ना कला जो काव्य का अंग ना बन सके। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 94 में क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा राजशेखर, भामय, दंडी, आनंदवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 94 में आप सभी का सही आंसर है भामय। भामय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प जिन्होंने भी बताया है भामय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भामय ने ये कहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 95, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करें, जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो, जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, या फिर जहां अर्थ की सत्ता गौण और शब्द की सत्ता प्रधान हो। बताइए, चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है और 95 में आप सभी का सही आंसर होगा जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबंधित लेखकों के साथ सम्मिलित करना। यहाँ पर विचारधारा, यहाँ पर लेखक और यहाँ पर ये कूट दिए गए, इनकी सहायता से सम्मिलित करना है। मार्क्सवाद की विचारधारा, जो मार्क्सवाद विचारधारा है इसके लेखक कौन है, तो आप सभी का सही आंसर होंगे एंगेल्स। अस्तित्ववाद के कौन माने जाते हैं, कॉफका। और मनोविश्लेषणवाद के कौन माने जाते हैं, मनोविश्लेषणवाद युंग। और उत्तर आधुनिकतावाद के माने जाते हैं रोलावर्थ। इस प्रकार ये वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है। क्वेश्चन नंबर 97 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। इन दोनों विकल्पों में से ही आप सभी के लिए बताना कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अनुभूत होकर, या फिर सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और देवी शक्ति से अभिभूत होकर। तो इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर। आज का चैलेंज प्रश्न यही होगा जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। 4 बजे काव्य शास्त्र की रोज क्लास लाई जाती है आपकी शाम को, तो सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है जिन्होंने तो जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ आप सभी के लिए मात्र 100 रुपए मिल जाएगी। इसमें हिंदी साहित्य के टॉप 3000 प्रश्न होंगे जिनके लिए परचेस करना, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर लीजिएगा। बिल्कुल राजन सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपका पेपर परसों है।
राजन जी कौन सा पेपर है आपका परसों, कहाँ का? टीजीटी हिंदी का एग्जाम है आपका? राजन जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और आनंद जी, कुमार, प्रमोद जी, सावित्री जी, नीलम जी, उमेश जी और विशाल जी, MS वर्मा जी, कमला जी, प्रीति जी, नीलम जी, भावना जी, अर्चना जी, संध्या जी, कंचन जी, कल्पना जी, रीता जी, अनंत जी, बबीता जी, लवली जी, ममता जी, दीपक जी, मंजू जी, अर्चना, लोधी जी, ये होगा सही आंसर। विकल्प एक होगा सही आंसर। अर्चना लोधी जी चैलेंज प्रश्न का। प्रमोद जी, मनीषा जी, दिनेश जी, कुमुद जी, कंपटीशन लर्निंग विद आद्या जी, आनंद जी और अनंत जी, कंचन जी, आरती जी, दिनेश विश्वकर्मा जी, सावित्री जी, MS वर्मा जी, दीपक जी, निधि प्रजापति जी। हाँ राजन जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल। श्वेता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक रात्रि में अपनी क्लास होती है 9 बजे और एक होती है 10 बजे, तो इन क्लासों से भी सभी लोग जुड़िएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर लाए जाते हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला जी, अनंत जी, दीपा जी, कीर्ति जी, दिनेश जी, विशाल जी और ममता जी। मिलते हैं अगली क्लास में मनीषा जी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। वंदना जी, जय हिंद।